हेलो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और वेराइटीज में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन की, जिनके थ्रू आप लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कहते हैं कि दो चार्जेस या दो मेटल स्फीयर है हमारे पास, एक है A और दूसरा है B। इनके ऊपर अभी एट प्रेजेंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम प्लस का एंड 6 माइक्रोकूलम प्लस का। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस B. It is given that force of repulsion between them at present right now is 12 newtons. Now, what happened is when they both are touched with each other, यानी कि कंडक्शन किया जा रहा है, यानी कि when they both are touched with each other and kept at the same distance, find new force, है ना। आपको जो है नया फोर्स बताना है इस केस के अंदर। ठीक है, तो कैसे करोगे? अच्छा, ये मान लीजिए इट इज गिवन टू यू, गिवन बोथ आर आइडेंटिकल, है ना। ऐसा गिवन है आपको कि दे बोथ आर आइडेंटिकल। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तो क्या करेंगे? याद रखें, मैं आपको बताता हूँ। इफ टू स्फीयर्स, लेट्स से देयर इज अ चार्ज Q1, देयर इज अ चार्ज Q2, है ना। And if two spheres are identical, if they are brought in contact, physical contact with each other, then this is the charge before, then the charge after will be always mean of both of them, Q1 plus Q2 by 2 and Q1 plus Q2 by 2. ये परमानेंटली अपन याद कर लें। ठीक है, इस चीज का प्रूफ चैप्टर के आखिर में जाके आता है, बट फिलहाल क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को एनकाउंटर करो, तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। तो Q1 Q2 चार्ज आपस में शेयर हो जा रहा है इक्वली, बोथ द स्फीयर्स गेट इक्वल चार्जेस। ठीक है, तो सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे है हमारे साथ, पहले चार्ज था 2, इधर चार्ज था 6, व्हेन दे आर brought in contact with each other, तो इससे बाहर का चार्ज हो जाएगा 4, इससे बाहर का चार्ज हो जाएगा 4। ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है F। मुझे F फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। K into 2 into 6 upon D square is basically 12, ये हमें दे रखा है। K into 4 का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर and it is equal to F, ये हमें दे रखा है। क्या मैं यहाँ से K by D स्क्वायर की वैल्यू को, यहाँ पे देखोगे 12 से 12 कैंसिल होते हैं, यानी कि K by D स्क्वायर इज एक्चुअली 1, यानी कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 16 न्यूटन। दिस इज आंसर। अब कूलम्ब लॉ पे बच्चों सवाल कुछ इसी तरीके के आते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is 12 Newton. If the separation between them is halved, what will be the value of the new force? If the distance between them is made twice of the initial, what will be the new force between them? ये सारे सवाल बड़े आसान हैं, इनको आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो मैंने ये सारी वैरायटी इंक्लूड नहीं की, बट आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि इतने सरल सवाल हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 8। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ देखा हुआ सवाल लगेगा आपको, जस्ट पिछली क्लास में अपन ने किया है। फाइंड थीटा दिस टाइम व्हेन द सेम सेटअप ऑफ इंसुलेटिंग थ्रेड इज टेकन इन अ रॉकेट एंड इट इज इन द स्पेस नाउ। अगर मैं यूनिवर्स में जाके सेम एक्सपेरिमेंट को करता हूँ, यानी कि वी आर इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, उस वक्त पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी द थीटा एंगल बिटवीन दीस टू थ्रेड्स। इस पर जो थीटा एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द टू थ्रेड्स, आपको बताना है। ठीक है, सोचिए। अब देखिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर mg की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि mg एक्ट नहीं करता है। तो अगर mg एक्ट नहीं करता है तो नीचे खींचने वाला इनको कोई भी नहीं होगा, यानी कि अगर ये यहाँ पे पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट का ये वाला है, तो ये दोनों के दोनों चार्जेस मैक्सिमम दूरी को अचीव कर जाएंगे। ये भी Q हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा, एंड जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो हो जाएगी 2L, बिकॉज L लेंथ ये है, L लेंथ ये है। mg एक्ट करिएगा तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में कुछ इस तरीके से दे विल बी फार अवे, यानी कि एकदम अपोजिटली दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, कह सकते हो आप। एंड जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज 180 डिग्री। और अगर बात करूँ टेंशन की, तो इस वाले थ्रेड में अंदर की तरफ टेंशन T इस तरफ होगा
एंड इस तरफ होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं लिख सकता हूँ T is equal to Ft, Ft की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ K into Q square upon 2L का whole square, so it will be KQ square upon 4L square. So this will be the tension in our particular problem and theta is equal to 180 will be our answer. ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस सवाल को किया जा सकता है. Now another question number 10 gives you a setup in the coordinate axis जहाँ पे तीन चार्जेस आपके पास अवेलेबल है, एक Q3 है, एक Q1 है और एक Q2 है. ठीक, आपसे पूछा गया है. अच्छा, अब आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि Q1 चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा एंड वो फोर्स दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि दोनों एक्सिस के अलोंग होगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग. अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हो तो क्या निकाल पाएंगे? अगर निकाल पाएंगे तो बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे सिर्फ एक कंपोनेंट पूछा है, बट इट विल बी वेरी वेरी नाइस इफ वी कैन फाइंड आउट बोथ द कंपोनेंट्स. तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही देखना सिखाऊंगा. हालांकि पूछा हमसे एक जाएगा कभी भी, ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें हमारे पास एक ही कंपोनेंट होगा. तो आप ट्राई कीजिए एक बार, वेक्टर सभी को आता है. ठीक है, मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ. दोस्तों देखना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे -Q3 Q1 को रिपेल करे, चलिए रिपेल किया है. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3. Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट नेचर का है. दिस इज फोर्स ऑन 1/2, इस तरीके से. ठीक है, एंड बाकी ये एंगल थीटा गिवन ही है आपको, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ if this angle is theta, this is also theta, and it will be 90 minus theta. क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते. We have to take what it is. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा F13 cos थीटा, एंड इधर जो कंपोनेंट चला जाएगा वो चला जाएगा F13 sin थीटा. अब जो कंपोनेंट वो मुझसे चाहता है वो कंपोनेंट है Fx एंड उसकी वैल्यू मुझे साफ दिख चुकी है. इट इज F13 sin थीटा प्लस F12. तो मुझे F13 और F12 दोनों का ही मैग्नीट्यूड चाहिए जिससे कि मैं आंसर तक पहुंच सकूं. तो F13 will be K Q1 Q3 upon A square into sin theta plus K Q1 Q2 upon B square. बिल्कुल इतना ही होगा बाकी तो. ठीक है, अभी दोनों जो है एडिशन कराएंगे एंड दिस इज आवर x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. और अगर मान लो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो F वेक्टर विल बी Fx I कैप प्लस Fy j कैप. अब यहाँ पे y कंपोनेंट इज F13 cos थीटा और नीचे की तरफ से तो माइनस j कैप मुझे लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ सो दैट कि आप यहाँ पे इसको m वेक्टर को फॉर्म कर सकें. ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंपोनेंट करके और हम नेट फोर्स लिख सकते हैं. दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन Q1 की बात की जा रही है. ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में तो x कंपोनेंट मांगा था, x कंपोनेंट हम ले चुके हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11. टू पॉजिटिव आयन ईच कैरी चार्ज Q which is separated by distance d. If F is the force between them, find the number of electrons missing from ion. ठीक है, चलिए सोचते हैं, आप भी सोचिए. कह रहा है जैसे आपने देखा होगा अक्सर ऐसा करते हैं हम लोग, जैसे आयन का मतलब क्या हुआ, NaCl है तो Na प्लस आयन है एक तरीके का. Na प्लस का मतलब ये हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. ये हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, बट वो इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. बिकॉज आपने प्रॉपर्टी बिगिनिंग में ही पढ़ी चार्ज की कि चार्ज ऑलवेज जंप इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, यानी कि कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE है ना. चार्ज इज क्वांटाइज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. तो सिमिलर टू दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर है that Q is basically n into E. अब मैं अपने अंदर जानता हूँ कि that n can be n number of electrons. तो मैंने n की उसका चार्ज ऑलरेडी रख दिया. तो ठीक है, अब two positive ions each other carry charge Q and they are separated by distance d. तो मान लो यहाँ पे Ne चार्ज है, यहाँ पे भी Ne चार्ज है and the separation is d and force between them it is equal to K into Ne होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो है n फाइंड आउट करना है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल. देखिए n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर E स्क्वायर
अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, एफ इंटू 4πε0 इंटू डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ आ जाए ऐसे, ठीक है। तो बाय दिस वे वी विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके लिए आपको जो है अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे, बड़ा आसान से, कोई इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इज मोर सिंपलर सवाल एंड दैट इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। एक रिंग है, दिस इज अ कंप्लीट रिंग, इस रिंग की रेडियस r है, इसका सेंटर O है, इस पूरी रिंग के ऊपर हमने Q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है एंड आपसे पूछा है ये बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। कैसे करेंगे बताइए। अब ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया जैसा मैंने आपको क्लॉक वाला सवाल कराया था कुछ टाइम पहले, उसमें भी यही था। आप खुद सोच के देखिए, अगर चारों तरफ चार्ज है एंड चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ फील्ड होगा ना, यानी कि अगर यहाँ का जो छोटा सा पार्ट है अगर उसका फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसके अपोजिट में भी तो चार्ज है जो नीचे की तरफ फील्ड दे रहा है, तो ये देखो इसको कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली इधर कुछ चार्ज है उसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर भी तो कुछ चार्ज होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो अगर हर जगह पे चार्ज फैला हुआ है तो ओवरऑल उसके पेयर अवेलेबल है, यानी कि इस वाले का पेयर ये है, इस वाले का पेयर ये है, इस वाले का पेयर यहाँ होगा, इस वाले का पेयर यहाँ होगा, हर जगह there will be a pair which will cancel out the field and electric field in this question will be zero because of the symmetry। यहाँ साथ साथ डिफरेंट सिमेट्री के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा। हाँ, कई बार ऐसा करता है क्वेश्चन वाला कि वो कुछ हिस्सा जो है गायब कर देता है। कैसे मैं समझा, जैसे उसने अगले सवाल में मैं कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 13 दिया, उसने कहा कि रिंग के अंदर से कुछ पार्ट मिसिंग है, ये एक्स हिस्से का एक्स लेंथ जो है ये मिसिंग है, बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर C है ना। कुछ रिंग पूरी रिंग में रख के उसने थोड़ी सी रिंग काट दी, यहाँ से गायब कर दी। इस रिंग इस कैसे, मतलब आप ऐसे सोचिए रिंग के अंदर गैप आ चुका है, ठीक है। अभी गैप आ चुका है और आपसे पूछा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। चार्ज अभी भी Q है, मतलब Q ही है शुरुआती चार्ज, तो और Q चार्ज होते हुए हमने उसके ऊपर से वो रिंग मतलब थोड़ा सा पीस हटा दिया, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो कैसे सोचें, हम ऐसे सोच सकते हैं कि पूरी 2πr रिंग के ऊपर जो चार्ज बिखरा हुआ है वो है Q, पूरी 2πr रिंग के ऊपर जो चार्ज बिखरा हुआ है वो है Q। तो 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, Q/2πr है ना। तो x लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q/2πr इंटू x। कितना चार्ज किस जगह पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो हटा लिया गया है, मगर इतना चार्ज इस जगह पे होता बट वो हटा लिया गया है, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब वहाँ तो एयर है। इसका मतलब अगर यहाँ पे एयर है तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे उतना ही चार्ज होगा भी तो सही। अगर ये चार्ज इस चार्ज को कैंसिल आउट करता है सेंटर पे, तो अब इधर का नहीं बचा तो सिर्फ इधर का ही बचा, तो फील्ड इधर का किस तरफ होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ का जो कैंसिल करने वाला पेयर था वो अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऊपर एयर है। तो इस वजह से यहाँ का जो चार्ज है छोटा Q, वो मैं ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुका हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ छोटा Q है ना। तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर से इट विल बी K/Q/r², ठीक है। Q की वैल्यू हो जाएगी K/Q/2πr। ध्यान रखना Q की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ, 2π यहाँ से r² के कारण r³ की वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट इज बेसिकली K/Q/2πr³, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम रिंग के अंदर भी कोई छोटा सा पीस कभी काट देगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। तो इसके बाद आता है कुछ और सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपसे क्या पूछता हूँ सुनना ध्यान। यहाँ पे मेरे पास है -Q चार्ज, यहाँ पे मेरे पास है Q चार्ज एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 2a एंड ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ से x डिस्टेंस पे एट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, आपसे पूछा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेटअप एट पॉइंट
एट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको पी पॉइंट पे इस पूरे सेटअप के कारण। कैसे करेंगे, करिए, ट्राई करिए, स्क्रीन को ऑफ करिए, तुरंत लग जाइए। देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं, पहले तो मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ दोनों के लिए। ये माइनस क्यू है हमारे पास, ये क्यू है हमारे पास है, एंड दिस इज पॉइंट पी। तो ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली x माइनस ए, अगर आप ध्यान से देखो तो, एंड दिस डिस्टेंस इज x प्लस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज बेसिकली E ड्यू टू Q प्लस E ड्यू टू माइनस Q, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड E ड्यू टू Q की वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। बिकॉज मैं जानता हूँ पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फील्ड होता है, तो यहाँ पे आई कैप आएगा पॉजिटिव वाला, बट माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो मैं पहले तो यहाँ पे प्लस ही लिखूंगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू माइनस का आई कैप। ठीक है, अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो मैं वेक्टर हटा देता हूँ, अपन को आराम से दिख ही जाए। के क्यू कॉमन निकाला, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, ये माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो ये एलसीएम जब ऊपर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस तरीके की टर्म यहाँ आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बट ये 2x और ये 2x ऐड हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास यहाँ मिलेगा, इट विल बी k इंटू क्यू ब्रैकेट में 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं जिसमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है ना। अब ये पी पॉइंट थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, किसी और लोकेशन पे लेके जाता हूँ और फिर आपसे जो है वापस से वेक्टर की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करवाता हूँ। देखो, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज एज यूजुअल 2a, इनका मिड पॉइंट ये रहा। यहाँ से x दूरी पे we have again a point P। वापस से वही तीन सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? बढ़िया, मजेदार, धांसू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू फोर्स। रीजन इज, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ फोर्स होता है। सेकेंड थिंग इज, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में फर्क सिर्फ इतना है, अगर मैं फॉर्मूला वाइज अगर उसकी बात करूं तो फोर्स में k q1 q2 बाय r स्क्वायर था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली k q1 बाय r स्क्वायर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कहता है कि मैं यूनिट चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी हमने इसी तरीके से लिखी थी, that force on a unit charge is basically defined as electric field। किसी भी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको उसी पैरामीटर के ऊपर और ज़्यादा फीलिंग लाने की कोशिश करूँगा, एंड हम और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को पिकअप करेंगे आज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आज का पहला मेरा एग्जाम्पल जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख दूँ, इस जगह पे कहीं पे भी स्पेस में कहीं पे भी यहाँ पे चार्ज रख दूँ, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर, एक फुटबॉल जैसा स्फीयर होता है, इमेजिनरी, वो आपको नहीं दिखेगा, ना ही मुझे दिखेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक फील्ड का स्फीयर होता है, उसी स्फीयर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एज्यूम करता हूँ मैं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, दिस विल बी अ इमेजिनरी स्फीयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस विल बी अ इमेजिनरी स्फीयर। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मैंने आपको कहा था आप मान लें कि इस पॉइंट पे एक कूलम का कोई भी चार्ज रखा है, इस एक कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगता होगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है इस जगह पे। अब अगर इसको स्फीयर को मैंने ऐसे बनाया कि ये जो चार्ज है ये सिर्फ सेंटर पे आ जाए, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रेडियस का नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। एंड इस पे लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी k q into 1 upon r square। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि अगर आपने एक यूनिट चार्ज पे फोर्स निकाला है, तो दैट फोर्स अपॉन दैट यूनिट चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय KQ/R²। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी प्लेट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। क्या होता है उसका फॉर्मूला? KQ/R²। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ दिखा दिया है। अगर E इस तरफ है और R डिस्टेंस इस तरफ है और ये वाला जो पॉइंट है सेंटर, इस सेंटर को अगर मैं A नाम देता हूँ, सेंटर मैंने अगर ऑरिजिन पे माना है तो जितना ज्यादा R छोटा होगा E उतना ही बड़ा होगा। यानी कि मैं पॉइंट को जितना ज्यादा नजदीक में लेके आऊंगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यानी कि B पॉइंट पे सबसे ज्यादा, C पॉइंट पे सबसे कम, D पॉइंट पे और कम। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट इज वेरी हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट एंड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट D पॉइंट। जितना ज्यादा चार्ज के पास नजदीक में रहोगे उतना ही ज्यादा फील्ड, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, फोर्स आप पे लगता रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, दो मैग्नेट्स को जितना ज्यादा पास लाते हो उतना ही ज्यादा धक्का लगता है, दूर रहते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जितना पास चार्ज के होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फील्ड होगा। इसीलिए नजदीक के पॉइंट पे यानी कि यहाँ के पॉइंट पे फील्ड हाईएस्ट रहता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है अगर 0 को R तो, एंड यहाँ से यूं डाउन होता है। एंड अगेन मैंने आपको बताया था फील्ड 0 तभी होगा जब आप इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे। तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज ग्राफ ऑफ इनवर्स, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये इसका ग्राफ बनाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज हमारा ओरिजिन पे रखा है, A पॉइंट यहाँ पे है सेंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे जैसे दूर जाऊंगा अब आप मान सकते हो कि B पॉइंट का भी एक सर्कल है, C पॉइंट का भी एक सर्कल है। तो आप देख सकते हो जैसे सर्कल यानी स्क्वायर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है आप चार्ज से दूर होते जा रहे हो, एंड दूर होने पे इफेक्ट जो है वो घट जाता है। आ रही बात समझ में? फॉर एन एग्जांपल बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमारे जैसे हम घर पे हैं, ठीक है, और आप अच्छी तरह जानते हो आज से कुछ समय पहले तक जब ये सब नहीं था कोरोना वगैरह, तब क्या होता था, पापा शाम को घर पे आते थे ऑफिस से या फिर शॉप से, तो उस वक्त पे जैसे वो आते थे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता था घर के अंदर, एंड आप लोग जो है अपनी पढ़ाई की डेस्क के आसपास या स्टडी टेबल के आसपास ही बैठते हुए मिलते थे। बट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, जब मॉर्निंग की मैं बात करूँ या जब वो शॉप पे है, तो जब वो चार्ज दूर है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है क्या वो घट जाता है, आप क्या आराम से जो थोड़ा सा और एंजॉय करते हो घर के अंदर। तो सेम थिंग हैपेंस, जैसे ही कोई चीज पास आ जाती है उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दूर चली जाती है उसका इफेक्ट वीक हो जाता है, एंड आप उसका फायदा उठाते हो। काफी लोग करते हैं ऐसा, काफी समझदार बच्चे भी हैं जो बिल्कुल इस चीज को ध्यान से रखते हैं, बट मैं ऐसा करता था इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सभी ऐसे करते हैं, है ना। अब सिमिलरली पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सीखा। अब आप याद करें, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था कूलम्ब्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये सिखाया था मैंने आपको। कूलम्ब लॉ अगर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, दिस इज द रूल, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो इस बार मैंने जो है थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया है, वो ऑब्जेक्ट एक रॉड, ठीक है, रॉड ले ली है या फिर आप मान लो एक लंबी वायर ले ली है, उस वायर पे Q चार्ज है और उस वायर की लेंथ है L, ठीक है, काफी लंबी वायर है, इतनी लंबी वायर है, एंड आपसे पूछा है कि इस वायर के कारण इस वायर की एक्सिस पे ही एक आगे जाके हवा में एक पॉइंट है P, इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सोच के देखना, ये वायर है आपका, ठीक है, इस वायर के कारण मैंने थोड़ा सा दूर यहाँ पे बिल्कुल इसी की चीज में यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर दिया P, और ये डिस्टेंस मैंने रखी A, ये लेंथ मैंने रखी L। मैंने पूछा आपसे इस वायर में अगर मैं चार्ज डाल दूं तो इस पूरी लेंथ के चार्ज के कारण वहां पे फील्ड क्या होगा बताओ। डन, क्वेश्चन क्लियर। तो अब इस पे मुझे बात करनी है। अब होगा क्या, कुछ सोच के देखिएगा, जो सबसे वायर का सबसे पहला हिस्सा है ये वाला जो मैंने ब्लैक से शीट किया, दिस वन, लेट
let me say this is part number 1. बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट मैं नहीं ले सकता, कूलम्ब को कहता है छोटे छोटे चार्जेस होने चाहिए जिनको मैं पॉइंट चार्जेस बोलता हूँ। तो मैंने बहुत ही छोटा पॉइंट चार्ज किया। इस पॉइंट चार्ज के कारण जब यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो मेरा फॉर्मूला यूज होगा k क्यूब अपॉन a स्क्वायर। क्या सबको पता चल रहा है? k क्यूब अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाई, मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और पार्टिकल लिया, यहाँ पे नंबर 2 पार्टिकल लिया, क्या आपको डिस्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है? अगर आपको डिस्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है तो इसका मतलब हर लोकेशन पे एक अलग अलग पार्टिकल होगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ न कुछ नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला फैक्टर बदल रहा है। आई बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को टारगेट ये दिया गया कि इन सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पता लगाओ, क्योंकि पूरी रॉड पॉजिटिव चार्ज की है। तो हर छोटे एलिमेंट के कारण, जैसे 1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो अगर सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब तो सारे के सारे ऐड हो जाने चाहिए। और अगर ऐड हो जाते हैं तो ऐसे केस में आप, एडिशन के केस में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर आप कर सकते हो तो मैंने वहां का कोई भी छोटा सा एक पीस माना मैंने, जिसकी लेंथ मानी dx, बहुत ही छोटी सी विड्थ, इतनी छोटी सी विड्थ, ये जो छोटा सा पीस है इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी लंबाई को मैंने क्या माना? dx, और उसकी लोकेशन P पॉइंट से मैंने मानी x दूरी पे, ठीक है। तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा यहाँ पे उसको मैं नाम देता हूँ सिर्फ और सिर्फ dE, एंड dE की वैल्यू मैं लिखता हूँ k इंटू dq। इसके ऊपर जो चार्ज रहा होगा उसको मैंने dq एज्यूम किया है अपॉन x स्क्वायर, यानी कि इस पर्टिकुलर छोटे पीस के कारण यहाँ पे P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा k इंटू dq अपॉन x स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे dE इसलिए लिखा है, dE मतलब बहुत ही छोटा फील्ड, क्योंकि छोटा चार्ज फिक्स किया है तो छोटा ही फील्ड वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे छोटा चार्ज रखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन ये कहता है कि पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे छोटे छोटे पीसेस जो है उन सभी को जोड़ दो। तो इस तरफ तो मुझे जो फील्ड मिलेगा वो मिलेगा E नेट ऑन पॉइंट P। तो मैंने इस तरफ को इंटीग्रेट करके आंसर लिख दिया, इस तरफ मुझे LHS में E नेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब कभी भी इंटीग्रेशन करना होता है ना बच्चों, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ, है ना, इस पॉइंट से जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या चीज बदल रही है? x। तो x नीचे है, तो अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर dx की टर्म होनी चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। किसकी टर्म होनी चाहिए? dx की। वो dx की टर्म या नहीं होगी तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वो टर्म यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ऐसे यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। मैं ऐसे लिखूंगा कि l लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो है q, तो 1 मीटर पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा q बाय l, और dx लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा q बाय l इंटू dx। नाउ दिस थिंग q बाय l इंटू dx इज बेसिकली dq। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? dq कहेंगे, ठीक है। अब दिस dq will be substituted at this point, hence I can write this as k into capital Q by L into dx upon x square। ध्यान से देखो पूरा एक्सप्रेशन फिल हो गया। अब k एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लो, q भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, dx अपॉन x स्क्वायर की यहाँ पे टर्म आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू होगा, एंड इस पॉइंट की जो x है वो है सिर्फ और सिर्फ a। तो शुरू करना है आपको a से, एंड इंटीग्रेट कहाँ तक करना है? दिस इज द लास्ट पॉइंट और चार्ज अवेलेबल ऑन दिस रॉड, and this location is basically a plus l distance दूर, यानी कि यहाँ तक पहुँचते x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी a plus l। तो लास्ट लिमिट ये रहेगी। अब E नेट फाइंड आउट कर लेते हैं। E नेट की वैल्यू हो जाएगी kq by l, तो बाहर ऑलरेडी था, इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट है a से लेकर a + l तक। kq by l अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर -1/x आएगा, a और a + l की इसकी लिमिट है। जब भी कभी आपको ऐसा माइनस अंदर दिखे तो आप इन लिमिट्स को स्वैप कर सकते हो, ये
हमारे को आज़ादी होती है। तो के क्यू बाय एल, इस माइनस को बढ़ाने के लिए मैंने इसकी लिमिट्स को ऐसे इंटरचेंज कर लिया। अब जब लिमिट डलेगी तो एक्सप्रेशन आएगा के क्यू बाय एल होल ब्रैकेट 1/a माइनस 1/a प्लस एल। चाहे तो इसका एलसीएम ले लें और आंसर दे दें। अब यहाँ से देखना, पहले अपर लिमिट डलती है फिर लोअर डलती है, तो अपर माइनस लोअर, दिस विल बी अवर आंसर। कई बार कई बुक्स में इसको कुछ अलग तरीके से लिख के दिखाते हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वो इस टर्म को क्यू बाय एल को वो लोग लैम्डा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लैम्डा। तो कई बुक्स में लैम्डा को क्यू बाय एल लिखा जाता है, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है k इंटू लैम्डा, और एलसीएम जब आप ले लोगे तो a प्लस एल माइनस a, तो कितना बचेगा? a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू a प्लस एल, है ना। तो a से a कैंसिल हो गया, तो आप ध्यान से देखो k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस एल इज अवर आंसर। तो कई बार लैम्डा के टर्म्स में भी आंसर दिया जाता है। याद रहे, जब लेंथ वाली चीजें होंगी, whenever we will face something similar to wire, just like cylinder, suppose example, है ना, पतला सिलेंडर, बहुत ही ज्यादा पतला सिलेंडर, एकदम वायर या फिर रॉड, एंड इन दिस केसेस, वायर वाले केसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लीनियर यानी कि लाइन पे जब चार्ज बिखरा होता है ना, यानी कि वायर पे जब चार्ज बिखरा होता है तब हम ये वाली डेंसिटी यूज करते हैं, दैट इज लैम्डा, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये चीज आपको थोड़ा जो है ध्यान रखना है, और वक्त के साथ आई विल टेल यू मोर एग्जांपल्स एंड यू विल लर्न दिस परफेक्टली, ठीक है। फिलहाल से इससे याद रखें, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मार्क्स नहीं कट रहे, बट कई बुक्स में कई सिंबल्स ऐसे भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर यही रॉड हॉरिजॉन्टल ना होके अगर वर्टिकल होती इस तरीके से, तो हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, या कैसे जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता लगाते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई मुझसे डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लस आई के एक्सिस की डायरेक्शन होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्टिकल केस के अंदर। तो वर्टिकल का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, द रेस्ट विल बी वी विल डिस्कस नाउ, है ना। तो पहले आप थोड़ा सा सोच लें, जो पर्टिकुलर पोर्शन आपके सामने है उसको देख लें, एंड साथ ही साथ इसके बारे में सोच लें कि इसको कैसे करेंगे। आप थोड़ी सी फील ले लें, थोड़ा सा सोचें। आई थिंक दिस चीज, चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे अगर रॉड इस तरीके से रखी मैंने, ठीक है, और इस रॉड से परपेंडिकुलर कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ की, दिस लाइन एट दिस पॉइंट P, यहाँ पे मुझसे किसी ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ठीक है। याद रहे एक चीज, ये लाइन जो है जिससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ, बस ये लाइन जब इस वायर पे स्ट्राइक कर रही है ना, जहाँ पे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस d दे रखी है आपको, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज t। ये यहाँ से शुरू हो रहा है रॉड एंड यहाँ पे एंड हो रहा है, तो लेट मी टेक दिस पॉइंट एज a एंड दिस पॉइंट एज b, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा ये रॉड है और ये वर्टिकल है, स्टैंडिंग है, ठीक। दिस डिस्टेंस इज b। अब मुझे तो यही सिखाया गया कि कूलम्ब लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, एंड आपने जो सामने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया है तो वो तो उस पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस तोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इस जगह से, इस पॉइंट से जो कि जस्ट P के डायरेक्ट फीड में है, इस पॉइंट से y डिस्टेंस पर dy का छोटा सा पीस लिया। अब देखना, ये चीज x में थी तो इसलिए x पे dx ले रहा था। अब अगर y में जाऊंगा, वर्टिकल में बात करूंगा तो y पे छोटा सा पीस dy लूंगा, सिंपल केस है, एज इट इज, जैसे पहले, ठीक है। तो अब ये छोटा सा पीस भी यहाँ पे लिया है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे, दिस इज द स्मॉलेस्ट पीस। इसका जो चार्ज होगा वो होगा छोटा dq, पहले की तरह एज इट इज। इस dq की वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो फील्ड की डायरेक्शन अवे, तो वो dE आ गई। देन dE की वैल्यू k into dq upon r square, where r is this hypotenuse basically, got it। hypotenuse निकाल सकता हूँ, ये पता है, ये भी पता है, तो मैंने क्या किया, y equals to d tan theta लिख दिया, because perpendicular by base is equal to tan theta होता है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इस DE की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना है यहाँ पे, मैंने क्या किया, DE इज इक्वल टू K इंटू dQ/R²। ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये R फाइंड आउट करना है। तो R फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ फाइंड लगाया, जैसे आप लगाते हैं। तो √b² + y² लिखा। y का एक्सप्रेशन में ऑलरेडी यहाँ पे d के टर्म्स में जानता था, तो मैंने d सब्स्टिट्यूट कर दिया और r को d sin थीटा लिखा। तो इससे मेरा एक्सप्रेशन आया k इंटू dQ/r sin थीटा एंड होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से सोचना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, why I am using this value। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे छोटा पीस जो उठाएंगे हम, ये ऊपर उठेगा, वैसे वैसे व्हाट थिंग इज चेंजिंग इज थीटा बढ़ रहा है। देखो थोड़ा सा राइट हुआ और राइट हुआ और राइट हुआ और राइट हुआ, टॉप पे गए, पूरा एंगल अल्फा यूज किया हमने, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे भी जाता तो पूरा छोटा पीस लेके मेरे को बी पॉइंट तक जाना पड़ता। तो छोटे पीसेस जैसे जैसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वैसे वैसे एक तो y भी चेंज हो रहा है एंड एक थीटा भी चेंज हो रहा है। तो आपकी चॉइस है कि आप किस चीज को चेंज करवाना ज्यादा पसंद करते हो, y को या थीटा को। लास्ट क्वेश्चन में हमने x को चेंज करवाया था, यहाँ मैं आपको दूसरी वैरायटी बता रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की कि इस बार आपको थीटा से चेंज सिखाऊं, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं, आप दोनों ही चीजें समझना। हालांकि इम्पोर्टेंट मेरे लिए फॉर्मूला है, कहीं पे भी मुझे ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, रुक जाए तो चलिए से कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर बॉक्स मार लीजिएगा, मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये R आ चुका है आपके पास। ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि 1 + tan² थीटा प्रॉपर्टी होती है कि sec² थीटा होता है एंड अंडर रूट होने के कारण स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को y के इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट किया तो y बदला और यहाँ पे थीटा बदला एंड tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा d थीटा, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगा मैं आपको सिखाता हूँ। वापस से यूनिटरी मेथड, L लेंथ पे कितना चार्ज भरा हुआ है Q, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा बच्चों, Q/L। अगर 1 मीटर पे Q/L तो dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा बच्चों, Q/L इंटू dy। क्या यही जो छोटा चार्ज है इसी को मैं dq कह रहा हूँ इंपीडेंस से, ठीक है। अगर dq कह रहा हूँ तो dq की वैल्यू इधर डाल दूंगा। अब dq की वैल्यू जब इधर डालूंगा तो यहाँ पे dy आया है और dy की वैल्यू मैंने ऑलरेडी वहाँ निकाल रखी है, तो मैंने यहाँ पे रखा। तो dE बन गया मेरा k इंटू Q/L, dy की जगह मैंने रखा कितना, d sec² थीटा d थीटा अपॉन, ये तो सिर्फ ऊपर का टर्म लिखा, नीचे का टर्म है r² sec² थीटा। याद से देख लो, सॉरी r² नहीं है, ये d sec थीटा है, तो d² sec² थीटा है ना, डन, ओके डन। अब कॉमन चीज क्या आ रही है, sec² थीटा कैंसिल हो गया, एक d ने d को मार दिया, तो आप देखो बड़ा शानदार एक्सप्रेशन, काफी छोटा सा रहेगा ये, तो ये रहेगा सिर्फ k इंटू q अपॉन d L एंड d थीटा, ठीक है। याद रखेंगे चार्ज है और ये एंगल है बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज चार्ज एंड दिस इज एंगल, है ना। घबराना नहीं और थोड़ा ध्यान रखना। वेस्ट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये चार्ज होगा ये एंगल होगा, सिंबल्स थोड़े सेम हो चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सुनिए, हम लोग DE के एक्सप्रेशन तक पहुंच गए हैं। DE का एक्सप्रेशन आपके सामने है। DE कुछ इस तरीके से इंप्लाइड है, आप देख सकते हो DE का कुछ कंपोनेंट x में भी जाएगा और कुछ कंपोनेंट y के अलॉन्ग भी जाएगा। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो वर्टिकल रॉड है, वर्टिकल रॉड दोनों एक्सिस के अंदर काम करता है, यानी कि उसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस करता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे की तरफ वर्टिकल में भी। तो ये बहुत ही खास एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए केस बन जाता है। इस वजह से आपने देखा थोड़ी देर पहले हॉरिजॉन्टल रॉड में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही फील्ड था, यानी कि अगर मैंने रॉड अलोंग एक्स एक्सिस रखी है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो वो एक बहुत सिंपल केस बन गया। बट वर्टिकल के केस में दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो मुझे
फिर क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन के बाद से कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, ई नेट along x axis will be equals to dE cos theta लिखा। देखो आपको देखा, this is dE cos theta है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा dE cos theta, this is the component along x axis। अब dE की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, it is integral of k lambda upon d into cos theta d theta, देखा है ना। इस d के जस्ट साथ में cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड cos थीटा मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे पूरी टर्म बन गई cos थीटा d थीटा। अब आप सोचिए, इंटीग्रेशन हमेशा d थीटा की टर्म के साथ किया जा रहा है, तो आगे थीटा वाला कुछ फंक्शन भी तो चाहिए था, तो फंक्शन मिसिंग था, अब अवेलेबल हो चुका है ना। अब k लैम्डा बाय स्मॉल d अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो k लैम्डा बाय स्मॉल d, अच्छा ये मैं बाहर क्यों निकाल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑल द थ्री आर कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, एंड स्मॉल d भी कांस्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। अब आती है बारी लिमिट्स कैसे लगाओगे, है ना। तो आप सोचिए, ये जो छोटा छोटा एंगल राइज हो रहा है, इसका अबव एक्सट्रीम क्या है, अल्फा, तो ये टॉप में कहाँ तक जा सकता है, अल्फा तक जा सकता है, तो इसको अल्फा तक रखेंगे। बॉटम में स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, तो बॉटम में स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। अब एक चीज आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देनी है, वो ये है, मैंने 0 डिग्री इसको माना है, ठीक है। अगर 0 डिग्री इसको माना है तो ऊपर प्लस अल्फा हो गया, बट अगर 0 इसको माना है तो नीचे तो माइनस का एंगल होगा। तो यहाँ से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज रॉड यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, तो रॉड अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो इसको मुझे माइनस बीटा काउंट करना पड़ेगा बच्चों। ये थोड़ी सी हाई अलर्ट वाली बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, किसी को आता है आप में से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो हमें यहाँ पे सीखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, अगर आपने भी सीखे नहीं थे तो। जब d बाई डी थीटा हम sin थीटा का करते हैं तो डिफरेंशिएशन से हमें मिलता है cos थीटा, ठीक है ना, दिस इज रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल है। अगर मैं sin का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, cos। इसी तरीके से जब मैं cos का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस का sin थीटा। डिफरेंशिएशन कहते हैं तोड़ना, है ना। अगर मैंने cos को तोड़ा तो sin में रिजल्ट करता है। इसी तरीके से जब आप sin का इंटीग्रेशन करते हो ना तो आपको माइनस cos मिलता है, बिकॉज sin अपना बदला लेता है। cos को तोड़ने पे माइनस मिलाता तो sin भी माइनस इसको फेंक के मारेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से जब cos का इंटीग्रेशन होता है तो वो sin में रिजल्ट करता है, जस्ट अपोजिट। आप ऐसा समझ लो, आगे जाने वाला एरो अगर डिफरेंशिएशन को शो करता है तो पीछे आने वाला एरो इंटीग्रेशन को शो करेगा। दे आर रिवर्सिबल, एकदम आगे भी जा सकता है तो पीछे भी आ सकता है। सिमिलर वे, इन दिस सिमिलर वे आई कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन एज, ध्यान से देखना, Ex is equal to k lambda by d ब्रैकेट sin थीटा, एंड ऊपर अल्फा नीचे माइनस थीटा, k lambda by d ब्रैकेट sin अल्फा माइनस cos sin माइनस बीटा। अपर लिमिट पहले डालेंगे फिर बाद में लोअर लिमिट, और बीच में माइनस का साइन। अब आप जानते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ ऐसे। रीजन लिख देते हैं अपन नीचे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये भी मैथ्स का रूल है बच्चों, आपको पता है, दिस इज ऑल्सो रूल, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज ऑल बेसिक मैथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये है हमारा वो फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, बॉक्स बना के रखना है। लैम्डा सभी को याद रहे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि लाइन पे मौजूद चार्ज, लाइन हो चाहे रॉड हो कोई बात नहीं, दोनों केस में चलेगा, ठीक है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन इसके बाद आता हूं मैं, Ex हो गया, अब बाकी है Ey, यानी कि दिस कंपोनेंट E की sin थीटा। मैं वापस से इधर लेता हूं, देखिए Ey इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dE sin थीटा, देखा, dE sin थीटा जैसे यहाँ लिखा था सेम टू सेम। इस बार बात कर रहे हैं y डायरेक्शन की, तो dE की वैल्यू मैंने लिखी k लैम्डा अपॉन d इनटू sin थीटा d थीटा। अब वापस से जो ये वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट माइनस थीटा
सिर्फ अल्फा होगी पहले की तरह। अब नीचे दे देता हूँ एक्सप्रेशन EY इज इक्वल टू K लैम्डा बाई D। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का कॉस, क्योंकि कॉस ने जब उसको माइनस दिया तो वो बदला पूरा करेगा, माइनस उसको लौटाएगा, ठीक है, तभी बैलेंस होगा सब कुछ। तो माइनस का कॉस, ठीक है। और आपको क्या सिखाया था मैंने, अगर आगे एक्सप्रेशन में माइनस आ जाए तो आप लिमिट्स को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो मैंने लिखा cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा K लैम्डा बाई स्मॉल d, एक्सप्रेशन में डाला cos थीटा माइनस cos अल्फा, ऐसे। अब आपने सोचा होगा सर डायरेक्ट cos माइनस थीटा को आपने cos थीटा क्यों लिखा, because cos of minus theta is actually cos theta। ऐसे याद रखना, this is rule, cos minus खा जाता है, ठीक है, cos minus खा जाएगा, ठीक है, मगर sin माइनस से उल्टी करेगा, है ना, तो अगर उल्टी करेगा तो बाहर निकाल देगा माइनस का साइन, कंप्लीट, फिनिश, है ना। तो ये रूल याद रखें, जैसे जैसे जो रूल आपके मतलब का है, आपके लिए जितना काम का है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिमिटेड कुछ नहीं बताऊँ, जितना आप उठा पाओ एंड जितना आपके लिए काम का है, ठीक है। अब आपको मैं ये सिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला जो दोनों लिखे हुए हैं, एक x का और एक y का, आप इनको यूज कैसे करोगे और आपको कितना पोर्शन इन पूरे डेरिवेशन में इस्तेमाल करना है और आपको याद भी कितना पोर्शन रखना है, ये तो था प्रोसेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल कैसे ले रहा हूं मैं, देखना, दिस इज पॉइंट P, है ना, और ये वाला एंगल मैंने आपको इस बार दिया है 60 डिग्री का एंड नीचे वाला एंगल मैंने आपको दिया है इस बार 30 डिग्री का, ठीक है। अब आप सिर्फ इतना सोच के मुझे बताना कि किस तरफ वायर ज्यादा बड़ी है। लेट मी टेक दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट P। अब आप मुझे बताओ कौन सी वायर ज्यादा बड़ी है, AM वाली बड़ी है कि BM वाली बड़ी है। ऑब्वियसली जिसका एंगल ज्यादा वो वायर ज्यादा बड़ी है, ये वायर ज्यादा बड़ी है। अगर ये वायर बड़ी है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो नीचे होगा, डन। ये वाली वायर जो है इसके कारण जो फील्ड होगा वो ऊपर होगा, डन। अब आप खुद सोचो, अगर ये छोटी वायर है तो इसका फील्ड ऊपर की तरफ कम, ये ज्यादा बड़ी वायर है तो इसका नीचे की तरफ ज्यादा, तो जीतेगा कौन, नीचे वाला। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी EX और EY नीचे की तरफ होगा। बाई चांस अगर ये वाला एंगल ज्यादा होता तो ये वाला EY ऊपर की तरफ घूम जाए। एक चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। दूसरी, ये जो D वैल्यू है D, ये आपको हमेशा गिवन होनी चाहिए और ये D हमेशा P पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा इस रॉड पे। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो D यहाँ पे रखा है, this D is the perpendicular distance from the rod, ये यहाँ रखें। मैं लिख भी देता हूँ, important things to take care while applying this formula, है ना। तो सबसे पहले तो मैं EX find out कर दूँ। Let us take this distance D as 9 meters and let me take this lambda। lambda की वैल्यू मैं आपको देता हूँ 1/3 into 10⁻³ कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर लैम्डा की यूनिट होती है, बिकॉज दिस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ दिस चार्ज इज अवेलेबल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो EX की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो EX की जो वैल्यू होगी वो होगी K लैम्डा बाई D ब्रैकेट sin अल्फा प्लस sin बीटा। मैं जानता हूँ बच्चों ये वैल्यूज तो आप बड़े आराम से डाल लोगे, ये तो चीजें रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। मेरा फोकस वो पार्ट डील करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट स्टक। तो इस पे बात करते हैं, साइन अल्फा और साइन बीटा कैसे रखोगे। अल्फा और 60 डिग्री दिखा है, बीटा 30 डिग्री दिखा है। याद रखें माइनस प्लस एंगल्स के मैं ऑलरेडी अंदर सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ, यहाँ आप नहीं करना, तो आप फिर से सीधे आंसर देना K लैम्डा बाई D, ये मल्टीप्लाई आप कर चुके होंगे साइन 60 प्लस साइन 30। आपको सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। हाँ, एक चीज और, बाय चांस अगर आपको कहा जाए कि यार वेक्टर एक्सप्रेशन भी लिखते हो, तो
कोई बात नहीं, पहले मैं ई एक्स लिखा है, दूसरी तरीके से ई वाई भी लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा, अब सुनना, यहाँ लिखा हुआ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो वापस वही चीज करूंगा, कॉस बीटा, बीटा कौन है 30 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा कौन है 60 डिग्री, ये यहाँ लिखा। तो कितना बनेगा, ए लैम्डा बाई डी, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, √3/2 माइनस 1/2, चेक करके देख लो, समझ में आया नहीं होगा अपन को क्या करना है। एंड डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस देखे पाना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कोई लिखे तो वो लिखेगा ई एक्स आई कैप माइनस ई वाई जे कैप। ये जे कैप क्या है, माइनस इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है नीचे की तरफ होगी। और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ कैसे पता चलती है, ये देख के कि सामने वाला वायर ज्यादा बड़ा है तो इसके कारण नीचे का फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ये टर्म यहाँ लिख लेना, ये इसकी जगह, ये वाला टर्म यहाँ लिख लेना। मैंने डायरेक्शन आपके लिए पहले से डाल दी, माइनस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, नंबर 2 एग्जांपल। सेम कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, रॉड पे बात कर रहे हैं और कुछ चर्चा करेंगे आज, सिर्फ इसी पे बात करते रहेंगे कंटिन्यू। जैसे इस बार मैंने वायर लिया, इनफाइनाइट वायर लिया, इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट वायर, दोनों तरफ इनफाइनाइट, मतलब इधर से भी इनफाइनाइट और इधर से भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर। एंड उससे की पॉइंट दूरी पे मैं डेटा वही ले लेता हूँ, डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे की पॉइंट है एंड चार्ज डेंसिटी फिर से लेना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एंड दिस इज इनफाइनाइट वायर। नाउ अगर वायर इनफाइनाइट होगा, आप खुद सोचना, तो ये एंगल और ये एंगल, जिसको आप अल्फा कहते थे और इसको आप बीटा कहते थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप तो सिर्फ इसके बारे में सोच के देखना बच्चा। अब अगर ऐसे सोचो, दोनों ये दोनों लाइन जो ब्लू वाली लाइन है, ये दोनों लाइन अगर इस तरीके से मीट कर देंगे तो अल्फा और बीटा दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाला कॉर्नर बहुत ही ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर कि आपको दिख भी नहीं रहा, तो आप ध्यान देखना, इतना ज्यादा दूर है तो क्या ये ऐसे 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 इतना दूर, क्या इनफाइनाइट बहुत ही ज्यादा दूर होता है। अगर आप इनफाइनाइट को देखना चाहते तो आपको पूरा मुंह अपना ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज स्काई इज इनफाइनाइट और लोग देखते ही जाते हैं, कुछ अंत नहीं है। समुद्र भी इनफाइनाइट है, आप जब समुद्र को देखते हो तो इट गोज लाइक स्टिल इनफाइनाइट। तो जब कोई भी चीज इनफाइनाइट होती है ना, बहुत ही ज्यादा दूर, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका एंगल ऐसे घूमते 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 इट बिकम्स लाइक दिस, एकदम वर्टिकल हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्क को देखने के लिए जो एंगल चाहिए होता होगा ना, वो 90 चाहिए होता होगा। तो फॉर इनफाइनाइट वायर अल्फा एंड बीटा both become 90 degree. Hence, formula gets modified as k lambda by d sin 90 plus sin 90, है ना। तो आप ध्यान से देखो क्या हो गया, k lambda by d, क्योंकि 90 की वैल्यू 1 होती है, 2k lambda by d। एंड रही बात e by d, तो e by में आप क्या देखते हो, k lambda by d cos 90 minus cos 90, तो ये तो 0 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये निकला सामने कि जैसे ही अल्फा और बीटा एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ही दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, ये टर्म तो हमेशा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से एक और सामने आ जाता है, दैट इज स्पेशल केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन ई वाई विल बी 0 परमानेंटली, ये तो आप हमेशा रख सकते हो। एंड ऑल्सो ई एक्स विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई डी into 2 sin अल्फा या फिर 2 sin बीटा, दोनों में से आप कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, if अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि sin अल्फा प्लस sin अल्फा विल बी 2 sin अल्फा, तो 2 की टर्म आगे आ जाएगी और एक एंगल आप फिक्स कर इस तरीके। तो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, जब बहुत ही लंबा वायर, बहुत ही ज्यादा लंबा। अच्छा, कई बुक्स में इस इनफाइनाइट वायर को ना बोल के ऐसा बोलते हैं कि ये पॉइंट पी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आप कुछ सोच के देखना, एक चींटी जब आपके बिल्कुल पाँव के जस्ट बगल में, जब वो चींटी आपको यूं देखती होगी तो क्या आपका सर उसको बिल्कुल इनफाइनाइट पे दिखता हो, इनफाइनाइट पे, मतलब उसको ऐसे करना पड़ता होगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर ये आप हैं और ये चींटी है, तो उसने अपना जब सर घुमाया, अपनी आंखें घुमाई ऊपर देखने के लिए, तो उसने इस तरीके से घुमाया, तो जो एंगल बना यहाँ पे फ्लोर के साथ में इस चींटी की आंख का, वो कितना बना 90 डिग्री। एक जस्ट एक एग्जाम्पल था, मुझे थोड़ा फील आया कार्टून देख के, तो मैंने आपको समझाया ये। कई कार्टून में दिखाया गया है कि जब चींटी हाथी को देखती है तो वो इस तरीके से जब ऊपर राइज करती है अपनी आंखों को, तो उसका एंगल जो फ्लोर के साथ बनता है वो 90 डिग्री। इसीलिए मैं आपको अल्फा और बीटा यहाँ पे 90 डिग्री के बोल रहा हूँ, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो केस आता है इसमें इनफाइनाइट वायर के बाद वो आता है सेमी इनफाइनाइट वायर। और सा केस आता है सेमी इनफाइनाइट वायर। एग्जांपल 3, सेमी मतलब आधा, आधा ही इनफाइनाइट हो, पूरा ना हो, सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की मैं बात करता हूँ तो वो अगर यहाँ से शुरू हो रहा है एंड वो इंफिनिटी तक जा रहा है, दिस इज डिस्टेंस अगेन d एंड दिस इज पॉइंट t। इसमें क्या होता है, नीचे का वायर एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट आधा वायर एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट इज द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि क्या फेरबदल होगा, आप खुद ही बताइए। यू सजेस्ट मी व्हाट विल हैपन नाउ, बताइए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, टॉप का तो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल तो दिख रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आप लोगों को सबको 90 डिग्री पता चली गई है। तो इनफाइनाइट में देखते हैं पीक पॉइंट से तो 90 एंगल बनेगा, बट इस बार नीचे का कोई एंगल नहीं है, नो एंगल, बिकॉज वायर ही नहीं है नीचे, तो एंगल नहीं है, तो बीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो अगर डेटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो Ex will be k lambda by d sin अल्फा यानी कि sin 90 प्लस sin 0 है, तो इससे मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ k lambda by d। एंड Ey की वैल्यू रखता हूँ k lambda by d और बीटा पहले, तो cos 0 माइनस cos 90, तो मुझे फिर से जो है मिलता है k lambda by d। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो k lambda by d I कैप माइनस k lambda by d j कैप। हाँ, अगर मैं डायरेक्शन की यहाँ बातचीत करूँ तो आप खुद देख सकते हो, अगर ऊपर का वायर प्रेजेंट है तो इसका पूरा फील्ड यूं जा रहा है, इसके यूं जाने के कारण फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा इधर विजिट एंड एक कंपोनेंट आएगा इधर विजिट। तो एक ये कंपोनेंट प्रेजेंट होगा और एक नीचे का कंपोनेंट प्रेजेंट होगा एंड Ex एंड Ey बोथ विल बी देयर, नॉट लाइक देयर, यहाँ पे Ey खत्म हो चुका था, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट में जिसमें आधा इनफाइनाइट हो वहाँ पे एक x और y दोनों रहते हैं, एंड फुल इनफाइनाइट में या फिर जब दोनों एंगल बराबर हो तब सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट रहता है, y खत्म हो जाता है। देन कई बार आपके साथ ऐसे भी खेल खेला जाएगा, मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूं, यही वर्टिकल वायर कई बार वो लोग यूं रख देते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे। एग्जाम्पल हो कुछ इस तरीके से रख देते हैं, ऐसे करके, है ना, और P पॉइंट को ले जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब केस में कुछ इस तरीके का बना देता हूँ, यहाँ पे तो ना काम आएगा हमारी, लेकिन इसके आगे आपको एक बड़ा सवाल दूंगा। ये वाला सवाल मैं आपसे कहूँगा कि आप ही करें, है ना, कोशिश तो सब करें, देखते हैं मैं हूँ आपके साथ। ये एंगल इस पर 45 है और ये एंगल भी 45, ठीक है। लैम्डा लैम्डा लो, डी की वैल्यू भी डी लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज पॉइंट P एंड इस P पॉइंट पे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दिस इज अ फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर मतलब जिसकी लेंथ डिफाइंड हो, है ना, दिखी हुई लेंथ डिफाइंड है 90 डिग्री का एंगल, तो जिसका एंगल डिफाइंड हो मतलब लिमिटेड हो, है ना, और जिसकी लेंथ डिफाइंड हो। इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट मतलब विच इज नॉट फाइनाइट, जो डिफाइंड नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपके लिए वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो आप ये बताओ, है ना, सबसे पहले तो आप होगा। देखो समझते हैं, ऐसे सोच सकते हो, इतना ये वाला और ये वाला देखो एंगल तो बराबर आ रहे हैं, एंगल तो बराबर आ रहे हैं, यानी ये वाला केस तो बनी रहे। तो अब Ey 0 है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, नहीं यार, यहाँ पे जब रखा था ना वायर को तब हमने ऐसे रखा था, इसलिए Ey 0 था। अब आपने वायर ऐसे लेटा दिया है तो कंफ्यूजन बनता है, यहाँ बच्चे अटकते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचो, इधर जो भी छोटा सा एलिमेंट आप लोगे उस छोटे एलिमेंट के करंट फील्ड आपको इधर मिलेगा P1, इधर कोई भी एलिमेंट लोगे उसके करंट आपको फील्ड मिलेगा इधर P2। तो दोनों का जब आप कंपोनेंट लोगे इस तरफ और इस तरफ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो आपका सिर्फ इधर का ही तो कंपोनेंट बचेगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इन दोनों को E मान लेता हूँ। तो जो भी एंगल यहाँ होगा सपोज E cos 45 हो गया यहाँ, है ना, तो इधर भी E cos 45, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना भाई, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसी डायरेक्शन में बचेगा। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसे रखने में दिक्कत आए तो आप क्या करना है, इसको यूं घुमा लेना, है ना। जैसे इस वायर को मैं घुमा के यूं रख दूंगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ये वाला जो वायर है इसमें तुम याद करो cos बीटा माइनस cos अल्फा था, तो 45 सब्ट्रैक्ट होकर Ey इसमें 0 हो रहा था। अब आप इसको यूं घुमा दो
नाउ दिस ई वाई इज बेसिकली ई एक्स, जैसे इस वायर को आप यूं घुमा के रख दोगे दिस ई वाई विल कन्वर्ट इनटू दिस वन नाउ। तो ये जो डायरेक्शन आई ना, ये इसको जैसे मैंने यूं घुमा दिया तो दिस इज बेसिकली ई एक्स नाउ, है ना। तो जो चीज यहाँ जीरो हो रही है इस केस में वो है ई एक्स जीरो हो रहा है इस केस में, एंड जो यहाँ ई एक्स बना हुआ था ऑलरेडी वो ऊपर चला गया है। समझ गए बात को? तो ओरिएंटेशन जब भी अलग आए ना तो आप तुरंत उसको अपनी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन इसमें लाके देखना, फॉर्मूला ले लेना, फिर दोबारा घुमा लेना और इधर जो क्वेश्चन दे रखा हूँ पहले। तो अब ये निकालना है एंड दिस इज बेसिकली दिस, तो ई एक्स यानी यहाँ का इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से तो वो y है, बिकॉज दिस इज y डायरेक्शन, कार्टेशियन है ना। तो पहले मैं ई वाई ले लेता हूँ k लैम्डा बाई डी into y of sin alpha because angles दोनों सेम है and in this question ex is 0। तो वेक्टरली देखा जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है, तो वेक्टर में भी प्लस का j लगेगा। तो e वेक्टर will be 2k lambda by d sin 45 j है आंसर। आई बात समझ में? इसी तरीके से मैं एक और सवाल दूंगा आपको यहाँ पे, परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको सवाल भी ज्यादा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। अगर किसी वायर में ऐसे ही रखा हुआ है, बट इस बार फर्क ये कर रहा हूँ कि ये जो P पॉइंट है which is b distance away, this angle is now 60 डिग्री and this angle is now 30 डिग्री, है ना। अब बताओ, मुझे पहले से ये बताओ कि फील्ड का जो कॉम्पोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप कुछ जाने तो वापस से इसको उस शेप में ले आए जिस शेप में आप बहुत अच्छा जानकारी है इसके बारे में, फिर उसके बाद उसको दोबारा बना लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, है ना, आप कर पाओगे। अब अगला सवाल हम कुछ इस तरीके का करते हैं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट आपको बताना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। अगला सवाल अपन इसमें क्या करते हैं, मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, है ना। इस स्क्वायर को बनाने के लिए 4 वायर का इस्तेमाल किया गया है ना, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ से देखो मैं समझा दूँ क्यों लिया था। ये वाला जो पॉइंट है ना डायगोनल का इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे 45 एंड 45 सब्सटेंड करता है दोनों तरफ। तो ये इसीलिए लिया था क्योंकि इसके कारण आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है। तो सिमिलरली इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर ये वाला साइड है, इस वाले का ये वाला साइड है एंड इस वाले का नीचे वाला साइड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये लेता हूँ, इसको मैंने लिखा वायर 1, वायर 2, वायर 3 एंड वायर 4, ठीक है। सेटअप कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन का पहला केस ये है, इफ ऑल वायर्स हैव लैम्डा सेम एंड पॉजिटिव देन नेट फील्ड एट P विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सोच के बताइए। देन नेट फील्ड एट P विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सोच के बताइए, ठीक है। आप ध्यान से सोचिए, मैं पीछे सीधे डायग्राम बना रहा हूँ। वायर जो नीचे वाला है तो उसके कारण E4 की वैल्यू ऊपर, E2 की वैल्यू नीचे, E1 की वैल्यू इधर, E3 की वैल्यू इधर। और आप ध्यान से सोच लो, तीनों ही चारों ही वायर जो है उन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है एंड सेम होने के साथ साथ उसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, ये है। तो अगर sin 45 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इट विल बी √2 k लैम्डा बाय b, ये इसकी वैल्यू है इन चारों की। तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर सेम हो जाएगा तब तो सिमेट्री हो गई, और सिमेट्री होने के कारण सेंटर पे फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक दूसरे को वेक्टरली कैंसिल आउट कर रहा है। बट अगर एक्सरसाइज 7 पे जाऊँ, सॉरी नेक्स्ट केस सॉरी 7 केस बी करता हूँ डिस्कस। केस बी के अंदर हमने क्या किया, लेट अस टेक वायर 1 एंड वायर 2 बी, वायर 1 and वायर 2 है माइनस लैम्डा एंड वायर 3 and wire 4 have plus lambda, then E net at P will be question mark। देखो अब ये तो पता चल गया ना कि सारे P बराबर हैं, तो मैं इनको सबको क्या मान लेता हूँ, सिर्फ E, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डायग्राम आपको फिर से नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा डायग्राम है। तो हम P पॉइंट पे सोचते हैं कि क्या होगी वैल्यू E2 की। जो वायर 2 है वो नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 की ऊपर की तरफ होगी। वायर 1 भी जो है वो भी नेगेटिव है, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी की तरफ होगा E1। पहले से
क्या फर्क आ गया, इवन इस बाजू था अब वो इवन अपोजिट हो गया, बिकॉज चार्ज भी नेगेटिव हो गया ना इसीलिए। फिर आता हूँ मैं वायर 3 पे। वायर 3 पॉजिटिव लैम्डा है तो वायर 3 के कारण अवे होगा, तो अवे के कारण T3 इस डायरेक्शन में, ठीक। फिर वायर 4 पे आ जाता हूँ, तो वायर 4 नीचे वाला वायर जो है वो भी प्लस लैम्डा है तो उसके कारण भी अवे, तो इस डायरेक्शन में, है ना। अब क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों और ये दोनों भी सेम है, तो इसका जो नया डायग्राम बन जाएगा पी पॉइंट का, वो ऐसे बनेगा कि ऊपर की तरफ 2e एंड इस तरफ भी 2e, है ना। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इसका वेक्टर लिखूं तो P नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू 2e माइनस का i कैप, बिकॉज डायरेक्शन पीछे की तरफ है, प्लस 2e प्लस का j कैप, है ना। और e की वैल्यू ये गिवन है, e की वैल्यू ये आपको ऑलरेडी गिवन है ना। और अगर वही बात इसका मैग्नीट्यूड की, तो P नेट अगर निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर एंड क्योंकि 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर 8e स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2e, दिस विल बी द आंसर। आई बात है। तो इस तरीके से जो है हमको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर केसेस है बच्चों, है ना। अब हो सकता है कि कोई भी एक वायर नेगेटिव हो एंड बाकी सारे पॉजिटिव हो, तो हमें उसके ऊपर जो है क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चन के साथ डील करना है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बना के देता हूँ, आपको इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। एक इसमें बहुत अच्छी वेराइटी और भी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, बट फिलहाल आपसे यही कहूँगा कि कुछ सवाल ऐसे आप करें, कुछ ऐसे फिगर्स मैं आपको भी बना के दे रहा हूँ। एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ एक, है ना। आपका वही मनपसंद इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इसका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, सेंटर है P पॉइंट पे, ठीक है। सारे लैम्डा 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 है, ठीक है। एंड डिस्टेंस आप फाइंड कर ही लोगे, लेंथ में L मान लेता हूँ, L लेंथ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। केस A, if AB, BC, CA all have plus lambda. Case B, if AB, BC have plus lambda and CA has minus lambda. क्योंकि क्या है कि थोड़ा आपको पता होना है कि प्लस और माइनस दोनों से क्या फर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे बार-बार आपको माइनस का साइन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से जो है प्लस और माइनस का फर्क करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखें कोई भी चीज जो आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस दे रही है या आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी अच्छी चीज़ हो, आपने पहले नहीं पढ़ी होगी और ये वो वक्त है जो आपको वाकई में यूटिलाइज करना चाहिए, उस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर पाएंगे और ग्रैस्प भी कर पाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर। बट स्टिल अगर बाय चांस अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा जो है टफ लग रहा है, थोड़ा सा परेशान ना हो, कॉन्फिडेंस रखें, डबल रिपीट करें, आगे जितने भी सवाल मैं कराऊंगा उनसे आपको जो है इसमें डेफिनेटली और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आप अपने लिए और नॉलेज के उतना ही स्ट्रॉन्ग आप अपने लिए करते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो के अंदर। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।